चंद हफ्तों के दौरान पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों के अस्पतालों में कोरोना के अलावा टाइफाइड बुखार में मुब्तला मरीजों की भी बड़ी तादाद दाखिल हो रही है, जिसके बाद माहिरीन तहकीक कर रहे हैं कि क्या मुल्क में टाइफाइड भी फैल रहा है या इसका कोरोना वायरस से कोई लिंक है, कोई ताल्लुक है। इस पर हम बात करेंगे। और बहुत से लोगों का ये भी सवाल है कि कोरोना वायरस और टाइफाइड क्योंकि दोनों के केसेस इकट्ठे अस्पतालों में आ रहे हैं तो बहुत से डॉक्टर्स मिस डायग्नोज भी कर रहे हैं, लोग भी डिफरेंशिएट शायद नहीं कर सक रहे। बिल्कुल, तो सिम्टम्स के बारे में भी हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जावेद भुट्टा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताएं कि अचानक टाइफाइड के मरीज क्यों सामने आने लग गए? ऐसी क्या तब्दीली हो गई है फिजा में, आबो हवा में, हमारी जिंदगियों में कि टाइफाइड भी कोरोना के साथ फैलने लग गया है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की, इस टॉपिक पे बात करने की। मेरा नाम डॉक्टर जावेद भुट्टा है। मैं निजी अस्पताल इस्लामाबाद में इन्फेक्शियस डिजीज का कंसल्टेंट हूँ। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आजकल हमें क्लिनिक में या अस्पतालों में टाइफाइड के मरीज नज़र आना लग गए हैं। अब ये बात दुरुस्त है कि वाकई में वो टाइफाइड है या नहीं है, इस पर थोड़ी सी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। जैसे कि आपको अंदाज़ा है और पूरी मीडिया में, पूरी दुनिया में ये है कि जी अब हम कोरोना पेंडेमिक से गुजर रहे हैं और कोरोना पेंडेमिक में भी आपका बुखार होता है, जिस्म टूटता है। तो चूंकि अब हमारी एक पाकिस्तान में बुखार के ऊपर पहले जो ज़हन में चीज़ आती है वो टाइफाइड आती है या मलेरिया आती है या डेंगू वगैरह आती है, तो अभी भी लोग उसी तरह से सोच रहे हैं। जबकि अभी थोड़ा सा हमें हमारी सोच थोड़ी सी ब्रॉड करनी पड़ेगी वो इस सेंस में, क्योंकि अब जो ज़्यादातर जो बुखार के मरीज है वो टाइफाइड नहीं है, वो कोरोना है। तो आप जब भी जी हाँ, आप जब भी घर में किसी को फीवर हो रहा है या फिर कोई अस्पताल में या क्लिनिक में आ रहा है, पहले आप प्लीज उसका कोरोना सोचिए। पहले आप कोरोना का वर्क कीजिए, कोरोना का टेस्ट कीजिए। और सिम्टम ये आपके बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मिलते जुलते सिम्टम है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत अगर आप एहतियात से देखें तो आप थोड़ा सा उसमें तफरीक कर भी सकते हैं। देखिए जी, कोरोना के सिम्टम जैसे हम सबको पता है कि एक वायरस है, ये कोविड-19 वायरस है, जिसके सिम्टम किसी भी वायरस की तरह नमूदार हो सकते हैं, जिसमें बुखार है, जिस्म टूटना, दर्द होना, खांसी होना, खुश खांसी होना, सर दर्द होना, ये सब अलामात शामिल होती हैं। जबकि जो टाइफाइड के जो अलामात हैं उसमें आपको खांसी नहीं होगी, कोई लंग के सिम्टम्स जिसमें सांस की तकलीफ वगैरह नहीं होगी, वो उसका ज़्यादा टारगेट होता है आपकी आंतों पे, स्टमक पे होता है, ठीक है नहीं? उसमें मोशन होंगे या फिर किसी को कॉन्स्टिपेशन होगी, बुखार ज़रूर होगा उसके अंदर। तो ये थोड़ी सी अलामत हमें एक कंबाइन करके देखना होगा कि आया हम वाकई में टाइफाइड ही तो नहीं या हम कोरोना तो नहीं मिस कर रहे हैं। असल में टाइफाइड होने की वजह क्या होती है? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है कि टाइफाइड, देखिए जैसे हम लोग देखते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है और ये खाने पीने की चीज़ों से लगता है। अगर वो साफ सुथरी ना हो, अगर आपका पानी क्लीन ना हो, उबला हुआ ना हो, या उसमें मतलब सफाई सुथराई ना हो खाने पीने में, या सीवरेज का पानी मिल जाए खुदा न खास्ता, कुछ इस तरह की चीज़ों से खाने पीने की कंटेमिनेशन से टाइफाइड होता है। बुनियादी तौर पर जिस चीज़ की तरफ मैं पूछना चाह रहा था वो यही कि जो हमारा सीवरेज का पानी होता है उससे टाइफाइड का कितना ज़्यादा लिंक है, क्योंकि इंसानी फुजला जो है उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है टाइफाइड। बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त फरमाया। हमारे यहाँ सबसे जो कॉमन कॉज यही है कि हमारा जो पानी है या फिर जो इवन खाने पीने की चीज़ें बाज़ औक़ात वो अब सीवरेज पानी से मिल जाती है। ये इंसानी फुजला खुला पड़ा हुआ था जिस पे मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं और फिर खाने की चीज़ों पे बैठती हैं। टाइफाइड का सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न यही है। इसमें मैं थोड़ा सा बताता चलूँ एक चीज़ कि मैं थोड़ा सा एक मिथ में मैं ज़रूर फोकस करूंगा, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को कंफ्यूजन भी है कि लोग हमारे पास क्लिनिक में आ जाते हैं कि जो हमारा टाइफाइड टेस्ट पॉजिटिव है और हम लोगों ने काफ़ी दवाइयाँ ले ली, ठीक नहीं हो रहे। देखिए बात याद रखें कि जो हम टाइफाइड टेस्ट बाहर कर रहे हैं, जिसको हम टाइफी डॉट के नाम से भी जानते हैं, वो उसकी कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उस पर मत रिलाई करें आप। मेरे सबके लिए एक मैसेज है, अगर कोई डॉक्टर टाइफाइड करके आपको टाइफाइड ट्रीट कर रहा है उस पर मत रिलाई करें। टाइफाइड की ट्रीटमेंट, उसकी तशखीस जो उसके अलामात हैं, या फिर आपको ब्लड कल्चर करना पड़ता है। अब उसके बेस पे बहुत से लोग एंटीबायोटिक्स लगा लेते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इवेंचुअली नुकसान ही होता है रेजिस्टेंस की सूरत में। तो कौन से डॉक्टर हैं जो इस तरह का टेस्ट कर रहे हैं और ये मिसडायग्नोज अगर रह जाए हाँ, तो फिर क्या नुकसान होगा इंसान को? टाइफाइड अगर मिसडायग्नोज और मिसट्रीटेड रह जाए तो देखिए जी, पहली बात है कि अगर तो टाइफाइड मिसडायग्नोज रह जाए, उसमें तो ज़ाहिर सी बात है उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं, आंतों की सोजिश बढ़ सकती है, आंतें फट सकती हैं, मतलब पेशेंट बहुत सिक होकर आईसीयू में आ सकता है। मगर उसका ज़्यादा, जी सीरियस बिल्कुल हो सकता है, मगर उसका ज़्यादा नुकसान जो नज़र ये आता है कि अगर आप टाइफाइड
सोचते सोचते कुछ और डायग्नोसिस मिस कर दे, जिसमें आपका कोविड भी आ जाता है, जिसकी आपको शुरू में थोड़ी एहतियात बरतना थी, जिसमें आपको आइसोलेशन करना थी, वो आप मरीज को ना बता पाए वक्ती तौर पे, और वो मरीज जो है ना दूसरे पब्लिक हेल्थ एक कंसर्न बन जाए, घर में फैलाता फिरे वो कि आपने उसको टाइफाइड का था, उसको कोविड-19 वायरस, फिर उसके बाद उसको लंग सिम्टम शुरू हो जाए, और एक दफा लंग सिम्टम शुरू होती हैं तो कोविड को कंट्रोल करना भी जरा मुश्किल हो जाता है। तो और फिर उसकी वो जो निमोनिया में भी इनिशियल तब्दील हो जाता है। बिल्कुल नमूनिया में तब्दील होता है, और इस तरह से आप उसकी इनिशियल केयर आप मिस कर जाते हैं, ये सोच के कि ये टाइफाइड था। अच्छा, तो अब लिहाजा इसमें एक मेरे और फिर सवाल भी है, एक लेमैन की हैसियत से अगर मैं पूछूं कि टाइफाइड और कोरोना वायरस दोनों अगर एक शख्स को एक वक्त में हो तो फिर क्या होगा? ऐसा बहुत कम है। देखिए, पॉसिबिलिटी मेडिकल साइंस में कुछ भी है, आपको डबल डायग्नोसिस भी बनते हैं हमारे, मगर ऐसे चांसेस कम है कि दो चीजें आ गई। कुछ लोग टाइफाइड के साथ मलेरिया भी मिला लेते हैं, ठीक है जी, मुझे मलेरिया टाइफाइड दोनों हो गए। देखिए, चांसेस कम है। इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप प्रॉपर टेस्ट करवाएं, पहले आप उसकी अलामत सुनें, उसकी एक्सपोजर देखें, वो पेशेंट कहाँ से कहाँ पर किन लोगों से मिलता रहा है, फिर उसके बाद आप उसका टेस्ट करें। और हमें ये सब पता है कि सिंपल टेस्ट है कोरोना के, कि आपका नेजल पीसीआर जो कि बेस्ट टेस्ट कहलाता है, वो आप करवाएं तशखीस के लिए। कुछ लोग एंटीबॉडीज की तरफ भी जाते हैं, जो कि वो हम अभी नहीं उसकी स्टडीज को वैलिडेट कर रही डायग्नोसिस के लिए, अच्छा लिहाजा आप डॉक्टर साहब, पीसीआर की तरफ ज्यादा रुजू करें। एक और चीज़ भी जी है, और वो लोग ये पूछते हैं कि जब हम कोरोना टेस्ट करा रहे होते हैं तो अगर किसी में होगा तो ज़ाहिर है वो मस्बत आ जाएगा, और अगर किसी ने वो क्वारंटाइन पीरियड गुजारा है तो उसका टेस्ट मनफी आ जाना चाहिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब हम ये टेस्ट कर रहे होते हैं, चाहे नेज़ल स्वैब के थ्रू कर रहे हो या थ्रोट के थ्रू कर रहे हो, वायरस की तशखीस किस चीज़ के थ्रू होती है? मतलब हम क्या कहेंगे कि हमारे बॉडी में ये चीज़ मिल गई तो ये टेस्ट जो है हमारा मस्बत आ गया है, और क्या चीज़ नहीं पाई गई तो ये कोरोना वायरस जो है ये इसका टेस्ट मनफी आया है? देखिए जी, जो बेस्ट टेस्ट है आपको कोरोना वायरस की तशखीस का, वो स्वाब ही है, नेजल स्वाब है। कुछ लोग ओरल स्वाब भी करते हैं, वो भी ठीक है, मगर हमारी स्टडीज कहती है कि जो आपके जो नेजल स्वाब है वो कदरे उसके रिजल्ट बेहतर होते हैं ओरल स्वाब से। और वो आपको ठीक है। पता होगा कि छोटा सा स्वाब होता है जो नाक के थ्रू हलक में जाते हैं और आपका सैंपल लेते हैं। जी जी। ये मॉलिक्यूलर टेस्ट है, इसको पीसीआर टेस्ट कहते हैं, और अभी तक की स्टडीज में ये बेस्ट टेस्ट है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कोरोना। जहां तक आपके ब्लड टेस्ट का जो ताल्लुक है, जो बहुत सी लेबोरेटरीज कर रही हैं, वो डायग्नोसिस के लिए नहीं है। वो आप ये उससे ही जान सकते हैं कि किसी को मरीज को अगर कभी पहले हुआ था तो उसकी सेरोलॉजी पॉजिटिव आ गई है, ठीक है और जी, उसमें तो इम्यूनिटी है नहीं बेसिकली। इम्यूनिटी डेवलप हो गई नहीं, है। लेकिन मैं तो सर ये अब पूछ ये रही भी थी कि हमारे अंदर बॉडी में क्या ऐसी चीज़ है जो हम देख रहे होते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो क्या हमें नज़र आ रहा होता है? वो माइक्रोस्कोपिक तो नहीं है ना, वो तो अगर बैक्टीरिया से भी नहीं, छोटे साइज में है तो वो माइक्रोस्कोपिक है नहीं, तो वो नज़र नहीं आ सकता। तो हम किस चीज़ को तलाश कर रहे होते हैं जब हम कोरोना वायरस का टेस्ट करते हैं और फिर हम कहते हैं ये इसका मनफी है और इसका मस्बत है? देखिए जी, ये इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। इसको हम पीसीआर बेस्ड टेस्टिंग करते हैं। देखिए, कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, ठीक है जी। तो हम उसके क्या करते हैं कि जब हम कोई इसका सैंपल लेते हैं, उसको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स मशीन पर रन करते हैं और उसमें वायरल पार्टिकल्स देखते हैं। इसको अगर टेक्निकल में बताऊं, उसके हम प्राइमर्स लगाते हैं, ठीक है जी। प्राइमर क्या होता है कि ठीक वो है। एक तरह से इमेज होती है, हमारे पास मौजूद है, कैसेट्स ही मौजूद होती है, जो कि हम मैच करते हैं कोरोना वायरस के आरएनए के साथ हम मैच करते हैं। तो इस तरह से हम प्राइमर से उसकी तशखीस करते हैं कि इस मरीज के अंदर कोरोना वायरस मौजूद है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी होती है जो कि मॉलिक्यूलर टेस्टिंग में हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। सही। जहां तो कोई कि इसको कल्चर में ग्रो करने की, वो हम नहीं करते यहाँ पर, क्योंकि उसमें थोड़े रिस्क हैजर्ड भी आ जाते हैं। पीसीआर सेफ है, रिलायबल है और कंपेरेबल टू कल्चर है, तो हम इसको पीसीआर के ऊपर हम इसको तशखीस करते हैं, और अच्छा इसी डॉक्टर के साहब, बेस पे हम दो नेगेटिव भी बाजुकात कर पेशेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। सही, दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पर मैं मज़ीद आपसे थोड़ी सी वजाहत चाहूँगा। एक चीज़ तो ये कि क्या कोरोना का कोई मरीज़ जब सेहतयाब हो जाए तो क्या उसे दोबारा हो सकता है कोरोना? क्योंकि अभी एक डॉक्टर के हवाले से भी रिपोर्ट आ रही है कि उस डॉक्टर को उसने ये कहा है कि जी मुझे दोबारा हो गया है कोरोना। तो क्या ऐसी रीअकरेंस की कोई हमारे पास और मिसालें मौजूद हैं, और ये रीअकरेंस पॉसिबल है या नहीं है? देखिए जी, ये खबर मैंने भी पढ़ी थी, और क्योंकि उसकी डिटेल्स नहीं पता कि उसकी रीअकरेंस में क्या चीज़ें उन्होंने चेक की हैं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि कोरोना दोबारा से हो गया है। जहाँ तक हमारी मेडिकल साइंस कहती है कि जब आपकी एंटीबॉडीज़ एक दफ़ा बन जाती हैं तो आपके अंदर इम्यूनिटी कुछ हद तक पार्शियल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, और कुछ अरसे तक हो जाती है। अब क्योंकि इस डिजीज़ को इतना लंबा अरसे तक नहीं देखा गया, तो हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि कितनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हो तो कितना लंबा अरसा, मगर पार्शियल इम्यूनिटी ज़रूर होती है, जहाँ तक मेडिकल साइंस का कहना है। अब दोबारा से अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है, क्या ये कोरोना वायरस अपनी शेप चेंज करके दोबारा इन्फेक्ट कर रहा है, इसके बारे में अभी स्टडीज़ इतनी एडवांस नहीं हुई।
اب یہ کہ جو ایک کیس رپورٹ جو میں نے بھی میڈیا میں دیکھی تھی کہ ایک سیویئر انفیکشن کے ساتھ دوبارہ ڈاکٹر صاحب ایڈمٹ ہوئے ہیں، اگین اس کی ڈیٹیلز ابھی واضح نہیں ہیں کہ اس میں کرونا تھا یہ یا پھر پھر انہی کچھ چیزوں اور میں سے ہے چیزیں. کہ جن کے اوپر ابھی جی مزید ہاں تحقیق ہوگی، وقت لگے گا. بالکل جی، دوسری تو چیز وہ ابھی کلیئر نہیں ہے. جی ہاں دوسری چیز جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھی کہ سمٹمز جو ہیں ایک عام آدمی کے لیے کیا ہوں گے کہ وہ چیک کر سکے کہ جناب ٹائیفائڈ ہے یا کرونا ہے. وہ اگر عام 2-3 سمٹمز ہو ڈفرینسیشن کے لیے جو عام آدمی سمجھ سکے، وہ اگر پلیز بتا دیں آپ ہمیں. جی جی، یہ بہت اچھا کوشچن ہے. دیکھیے جی، جو کورونا کا مریض ہے اس کے جو سمٹم آپ کا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ آپ کے پھیپڑوں سے تعلق ہوتا ہے، لنگز. کھانسی ہوگی، اس مریض کو خشک کھانسی سٹارٹ ہوگی یا سور تھروٹ کی کمپلین کرے گا، وہ سر درد ہوگا، باڈی پینز ہوں گی، مایالجیا جس کو کہتے ہیں، جسم ٹوٹنا، بخار اس کو ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ اس طرح سے کرونا وائرس کے سمٹم سٹارٹ ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ سانس کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر. صحیح. جبکہ جو ٹائیفائڈ کا مریض ہے اس کے اندر اس کے زیادہ تو سمٹم آپ کے جس کو گیسٹرنٹرائٹس کہتے ہیں وہ سمٹمز ہوں گے. ہو سکتا ہے اس کو ڈائریا ہو، لوز موشن ہو، وامٹنگ سٹارٹ ہو، جیسے پیٹ میں درد ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر اس کو بخار ہو سکتا ہے. تو آپ یہ اس سے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ جو کورونا وائرس ہے وہ بیسیکلی لنگس اس کا پرائمری ٹارگیٹ ہوتے ہیں، جبکہ آپ کا ٹائیفائڈ جو ہے اس کا پرائمری ٹارگیٹ آپ کی انٹسٹینس آنتی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لیٹ ڈیزیز میں دونوں کے سمٹم کمبائن ہو جائیں گے کہ دونوں میں بخار ہے، دونوں میں مریض بہت سک ہو سکتا ہے. مگر شروع میں ان دو چیزوں پہ آپ فوکس رکھیں، اور دوسرا ہے کہ اپنے پھر ہیبٹس کے اوپر بھی فوکس رکھیں کہ بھئی آپ کو کسی سے باہر کوئی کا ایسے کھانا اوائڈ کریں. مریض. بالکل جی، باہر کا کھانا ایسی جگہ سے آپ نے کھا لیا ہو جس میں آپ کا پیٹ خراب ہو رہا ہو تو وہ ایک انڈیکیشن ہو جاتی ہے. یا اگر آپ کسی گیدرنگ میں چلے گئے ہو اس کے بعد کھانس رہے ہیں تو آپ کورونا کی طرف سوچیں گے. اچھا تو ڈاکٹر صاحب، اس یہ میں بھی بھی بات ہے بتائیے کہ کورونا وائرس کی امیونٹی کے بارے میں بھی مختلف سوالات ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی ریز کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف 2-3 مہینے ہی اس کے لیے مطلب اس کی امیونٹی آپ کی باڈی میں رہے گی اگر آپ کو کورونا وائرس ہو گیا اور اگر آپ نے اس کو شکست دے دی اس کے بعد وہ امیونٹی ختم ہو جائے گی. ایسا ہے؟ دیکھیں، ایسا کہنا میرے خیال سے درست نہیں کہ امیونٹی ختم ہو جائے گی. یہ کیس رپورٹ ضرور ہیں کہ جی 2-3 مہینے تک آپ کی امیونٹی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اینٹی باڈیز ڈراپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ اگین بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ رپورٹس ہیں، اس کی ابھی تک تو کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. مگر جہاں تک جو میجورٹی اسٹڈی سپورٹ کرتی ہے وہ یہ سپورٹ ضرور کرتی ہیں کہ آپ کے اندر امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے، پارشل امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے. 100% ہم نہیں کہہ سکتے کہ دوبارہ کورونا نہیں ہوگا. اور کب تک رہتی ہے یہ بھی 2-3 ماہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں لمبا عرصہ رہتی ہے. مگر یہ کہ آپ بالکل کہیں کہ امیونٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی خاص تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی. ایک اور ریسرچ بھی آئی ہے اور وہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کرونا وائرس کی وبا سرد موسم میں پھیلنا شروع ہوئی تھی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جب گرمی بڑھے گی، درجہ حرارت بڑھے گا تو یہ بیماری فلو یا عام نزلہ زکام کی طرح غائب ہو جائے گی. لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ پاکستان میں تو مئی اور جون کے گرم مہینوں میں اس کے کیسز کی تعداد بہت زیادہ تیزی سے بڑھی. اب یہ تو طے ہے کہ گرم موسم سے کرونا وائرس جانے والا نہیں ہے، لیکن ایک نئی تحقیق آئی ہے، اس میں سائنسدانوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ گرم موسم میں کسی بھی چیز کی سطح پر کرونا کی عمر کم ہو جاتی ہے. اور یہ ہم جیسا جانتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے متاثرہ شخص کے کھانسنے، بولنے، چھینکنے سے جو منہ سے جو نکلنے والے قطرے ہوتے ہیں ان سے پھیلتا ہے. تو یہ قطرے جب تک فضا میں ہوتے ہیں، کسی چیز کی سطح پر ہوتے ہیں تو کرونا وائرس زندہ رہتا ہے، لیکن جب یہ قطرے خشک ہو جاتے ہیں وائرس بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ فزکس آف فلوئڈز کا ایک جریدہ ہے، اس میں یہ رپورٹ شائع ہوئی تھی اور اس میں یہ پتہ چلا کہ موسم کے لحاظ سے ذرات جو ہیں اس کے خشک ہونے کا وقت کا اس میں موازنہ کیا گیا تھا. یہ بات سامنے آئی کہ جو نمی والے ماحول میں خشک آب و ہوا کے مقابلے میں مختلف اشیاء کی سطح پر وائرس کی زندگی 5 گنا بڑھ جاتی ہے. تو یہ ریسرچ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہمارا جو موسم ہے اس میں اس وائرس کی زندگی بڑھے گی یا کم ہوگی، اور خاص طور پر اب جو سیزن آنے والا ہے. دیکھیے جی، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ اس طرح کی اسٹڈیز ہیں کہ جو ہیومڈ انوائرمنٹ اور ہاٹ انوائرمنٹ میں وائرس کی جو گروتھ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. مگر دوسری طرف ہیومیڈیٹی کے اب جہاں تک تعلق ہے، اب اگر آپ کی جو جہاں پر سیکریشنز یا ویٹ سرفیسز پہ وائرس زیادہ عرصہ مطلب زندہ رہ سکتا ہے. یہ بات بالکل درست ہے. مگر اس میں پریکٹیکلٹی میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ بھی چیز اتنی کلیئر نہیں ہے کہ واقعی میں جو ہمارا موسم ہے کیا وہ وائرس کو ڈسکریج کرتا ہے. اب آپ دیکھیں جی یو ایس میں کیا ہو رہا ہے، جو فلوریڈا، ایریزونا، جو یہ گرم سٹیٹس ہیں وہاں پر کس طرح سے آؤٹ بریک چل رہی ہے وائرس کی. تو یہ ہماری اسٹڈیز ہیں، کنٹرولڈ اسٹڈیز ہیں جو کہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کے ہاٹ انوائرمنٹ میں جی وائرس جلدی ڈرائی ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا اور اس کی اسپریڈیبلٹی کم ہو جائے گی. سائنٹیفکلی طور پہ ٹھیک ہے، مگر ہم پریکٹیکلٹی دیکھیں
اس کے لیے ابھی ہمیں مزید ڈیٹا چاہیے. یعنی اور کہ ہماری امکانات جو ہو سکتے ہیں، حتمی بات نہیں ہو سکتی ہے. حتمی بات بالکل نہیں ہو سکتی ابھی بھی، کیونکہ بہت جو شکریہ ادا کریں گے ہم ڈاکٹر جاوید بھٹا صاحب، آپ کا وقت دیا آپ نے اور کرونا کے حوالے سے اہم معلومات ہمیں فراہم کی. ٹائیفائڈ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی.